रवीना किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुनीता उसके पास आती है और कहती है, रवीना बहू जल्दी से का काम खत्म करके कुछ अच्छा सा खाना बना ले। लेकिन माँ जी खाना तो बना हुआ है। हाँ बेटा मैं जानती हूँ कि खाना बना हुआ है, लेकिन कुछ ढंग का बना ले, क्योंकि तेरी बुआ सास आ रही है। बुआ सास आ रही है और वो भी अचानक? कुछ हुआ है क्या माँ जी? बुआ जी अचानक घर आ रही है? अरे नहीं रवीना, कुछ नहीं हुआ है। बहुत दिन हो गए थे उन्हें यहाँ आए हुए, इसीलिए कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ रही है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बुआ जी के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। आप मुझे बताए ना उन्हें खाने में क्या पसंद है, मैं वही बनाती हूँ। बहू देखो गांव से आ रही है, इसलिए कुछ सादा खाना ही बना ले। और हाँ, ध्यान रह के उनके आने से पहले तू अपने कपड़े बदल लेना और कोई साड़ी पहन लेना। वो गांव से है ना, इसलिए थोड़ा गांव वाली सोच है उनकी। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। रवीना की बात सुनने के बाद सुनीता को सुकून मिलता है और वह चैन की सांस लेकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रवीना अपनी बुआ सास के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती है। और कुछ घंटे बाद जब सावित्री आती है तो रवीना अपनी बुआ सास के पैर छूती है। दूधो नहाओ पुतो फलो। वैसे बहू घर तो बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ हाँ जीजी, आखिर बहू किसकी है? अब मेरी बहू है तो साफ सफाई तो रखेगी ना। खैर छोड़ो इन सब को, आप ये बताएं आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सुनीता, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ बस थोड़ा एड्रेस भूल गई थी, लेकिन फिर याद आ गया। वो क्या है ना कि बहुत समय हो गया है यहाँ आए हुए, तो थोड़ा ध्यान से हट गया था। अगर ऐसी बात थी बुआ जी तो आप मुझे बता देती, मैं इनको आपके पास भेज देती लेने के लिए। अरे कोई बात नहीं बहू, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। सावित्री की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद रवीना अपने साथ सावित्री को उसके कमरे में ले जाती है। कमरा देखकर सावित्री की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो रवीना से कहती है, बहू ये तो बहुत ही बड़ा कमरा है, इस कमरे में कौन कौन सोता है? वो बुआ जी, इस कमरे में आपके सिवा और कोई नहीं सोएगा, ये कमरा आपका है। इतना बड़ा कमरा? अरे तुझे पता भी है, इतने बड़े कमरे में तो हम 4 जने आराम से सो जाएंगे। और तुम हो कि इतने बड़े कमरे में अकेले सोते हो, डर वर नहीं लगता क्या? बुआ जी इसमें डरने वाली क्या बात है, ये तो घर है और घर में डर थोड़ी ना लगता है। हाँ ये बात भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज रात यही गुजार लूंगी, लेकिन आज मैं अकेले सो रही हूँ। कल से मैं या तो सुनीता के साथ सोऊंगी या फिर तेरे साथ। रवीना अपनी बुआ सास को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। रवीना के जाते ही सुनीता अपनी नंद सावित्री के कमरे में आती है। जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर? सब ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ सुनीता सब ठीक तो है, लेकिन ये कमरा ना बहुत बड़ा है। ऊपर से इस कमरे से बाहर का नजारा बराबर दिखता है। मैंने सुना है ऐसे कमरे में अक्सर भूत प्रेत का साया होता है। अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। और वैसे भी आप तो गांव की है, गांव के लोगों को भूत प्रेतों से डर थोड़ी ना लगता है। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसके हाँ में हाँ मिलाती है और जैसे ही वो बेड पर बैठती है वैसे ही वो अपने बैग के चारों तरफ हाथ फेरकर सुनीता से कहती है, सुनीता तूने घर में गद्दे तो बहुत अच्छे लगवाए हैं, देखो तो कितने मुलायम और आरामदायक है। गांव में ऐसे गद्दे कहाँ मिलते हैं? अगर गांव में ऐसे मिल रहे होते तो मैं भी अपने घर में ऐसा ही एक गद्दा लगवा दूं, जिस पर मैं आराम से सो सकती थी। लेकिन हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक तो गांव में शादी हुई, ऊपर से ऐसे घर में शादी हुई जहाँ किसी चीज की सहूलत ही नहीं है। कोई बात नहीं जीजी, ये भी तो आप ही का घर है, आप यहाँ जब तक चाहे तब तक रह सकती है। अच्छा जीजी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ ऐसे ही एक दिन रवीना महंगी साड़ी पहनकर आती है तो उसकी इतनी महंगी साड़ी देखकर सावित्री कहती है, रवीना बहू तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी तूने? और इतनी महंगी साड़ी को पहन कर जा कहाँ रही है तू? बुआ जी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस मार्केट जा रही थी सब्जी लेने के लिए, और ये साड़ी मैंने यही मार्केट से ली है। और यह साड़ी ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 2000 रुपए की है बस। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी को तू बाजार पहन कर जा रही है? अरे तुझे पता भी है 2000 की साड़ी
हमारे गांव में हम शादी पार्टी में पहनते हैं, और तू है कि मार्केट जाने के लिए 2-2 हजार की साड़ियाँ निकाल रही है। अरे बहू, इसको संभाल कर रख ले, आने वाले समय में कभी कोई शादी ब्याह होगा तब काम आ जाएगी। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पास इससे भी अच्छी और महंगी साड़ियाँ रखी हुई है, फिर मैं ये साड़ी शादी पार्टी में पहनने के लिए क्यों रखूं? और वैसे भी ये गांव में बहुत महंगी होगी, लेकिन शहर के नजरिए से देखा जाए तो बहुत सस्ती वाली है। राम 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 राम, ये इतनी महंगी साड़ी है और तू कह रही है कि ये सस्ती साड़ी है। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, पैसों को तो पानी की तरह फूंकते हैं। बुआ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। इतना बोलकर रवीना सावित्री की बात काट कर बाजार चली जाती है। ये देखकर सावित्री रवीना से चीर जाती है और वो सीधा पहुंचती है सुनीता के पास। जी, क्या हुआ? आपका मुंह गुस्से से लाल पीला क्यों हो रहा है? कोई बात है क्या? क्या बताऊं सुनीता, तूने तो अपनी बहू को अपने सर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे अपने सर से नहीं उतारेगी ना, तो वो तेरे सर पर चढ़ के तांडव करने वाली है। अरे पर हुआ क्या, कुछ तो बताए। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसे सारी बात बताती है और सारी बात जानने के बाद सुनीता कहती है, अरे जी, वो हमेशा से शहर में रहती आई है, उसने कभी गांव को देखा तक नहीं है, इसलिए उसे गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी जो बच्चा शुरू से शहर में रहता आया हो, उस पर हम गांव के तौर तरीके थोप कर उसे कैदी तो नहीं बना सकते ना। सुनीता, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बहू को इतनी आजादी भी नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे सर पर चढ़कर नाचे। बाकी तेरी बहू है, तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी माने तो उसको इतनी छूट मत दे ताकि आगे चलकर तुझे या मुझे दिक्कत हो। इतना बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है और कुछ घंटे बाद जब रवीना बाजार से वापस आती है, तब सुनीता रवीना के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और समझाते हुए कहती है, रवीना बहू, मैं मानती हूँ कि दीदी के यहाँ रहने से तुझे काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन बेटा कुछ समय की बात है, तू उनके सामने अपनी जुबान तो मत खोल। मेरा मतलब है कि तू उन्हें लगे मुंह जवाब मत दे। बेटा, गांव में न ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ आजकल शहर में हो रहा है, इसीलिए तू उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कर। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, शायद मेरी ही गलती है, मुझे बुआ जी के सामने वह साड़ी पहनकर जाना ही नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी और उनसे माफी भी मांग लूंगी। रवीना और सुनीता आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की यह बात बाहर खड़ी सावित्री सुन लेती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। और कुछ घंटे बाद रवीना बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उसके पास ले जाती है। बुआ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या बनाकर लाई हूँ, आपकी मनपसंद मखाने वाली खीर। बहू, इन सब की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं तो हर चीज में कमी ही निकालती हूँ। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती मेरी ही है जो मैंने आपकी बात को इग्नोर किया और आपको हर्ट किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बहू, माफी तुझे नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। तेरी बुआ गरीब है ना, इसलिए उसने आज से पहले इतनी महंगी और इतनी बड़ी चीज देखी नहीं, इसीलिए ना मैं ऐसा बोल पड़ी। नहीं नहीं बुआ जी, यह आप कैसी बात कर रही हैं? और किसने कहा कि आप गरीब हैं? आप बिल्कुल गरीब नहीं हैं। वैसे भी अगर आप मुझे किसी चीज के लिए रोक रही है, टोक रही है, तो वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा ना। रवीना की बात सुनकर सावित्री उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब सावित्री का अपने घर जाने का समय आ जाता है। सुनीता बहू, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जी, आप कैसी बात कर रही है? अरे ये तो हमें बोलना चाहिए, हमसे कोई गलती हुई हो तो भूल चूक समझकर माफ कर दीजिए। नहीं सुनीता, तुमसे गलती नहीं हुई, और बहू को भी काफी समझा कर रखा। सावित्री सबको गले से लगाती है और इस तरह वो दोबारा अपने गांव चली जाती है और यहाँ रवीना एक बार फिर अपनी सास सुनीता के साथ खुशी से रहती है।